गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है डेट इज़ चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंग्लिश ग्रामर, डेट इज़ फ्रेजेस एंड इडियम्स। ओके, ऑन द पेज नंबर 48। अब मैं आपको एक वीडियो समझाते हुए दिखाऊंगी। वीडियो में इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में जानेंगे। इडियम्स को हम हिंदी में मुहावरा बोलते हैं और फ्रेजेस को क्या बोलते हैं? वाक्यांश, क्योंकि एक वाक्य का अंश होता है। देखने में दोनों तो सेम ही लगते हैं कि जैसे लगता है कि इडियम और फ्रेज दोनों सेम हो, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इनका अर्थ क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेजेस का मीनिंग जान लेते हैं। फ्रेजेस का आपको जैसे ही पता है कि इसका मतलब होता है वाक्यांश, मीन्स वाक्य का एक अंश। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, यहाँ पे एक है रीडिंग अ बुक। ओके, तो रीडिंग अ बुक का मतलब क्या है कि किताब को पढ़ना। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, ही इज रीडिंग अ बुक, तो इसका मतलब ये पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। ही इज रीडिंग अ बुक, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें ये वर्ब हो गई। बट ये क्या सिर्फ इतना सा ही पार्ट लिया, तो ये क्या है? वाक्य का, सेंटेंस का एक भाग है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाक्यांश। मीन्स वाक्य का एक अंश है। सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। तो फ्रेज क्या हुआ हमारा? ये क्या हुआ? एक वाक्यांश हुआ। ओके, अब देखो ये क्या होता है, इसका मीनिंग जानते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का समूह, विच मेक सेंस, जिसका कुछ मीनिंग होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, बट पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इज कॉल्ड अ फ्रेज। उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्यांश या फ्रेज बोलते हैं। मीन शब्दों का समूह जिसका कुछ मीनिंग हो बट पूरा अर्थ ना निकले, उसको हम बोलते हैं वाक्यांश। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में समझा था। फिर क्या है? सेकंड है टू बी फ्री, मीन्स खाली होना या फ्री होना, तो ये थोड़ा सा मीनिंग निकलता है। फिर है उसके बाद में वंस इन अ ब्लू मून। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग ले, लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग LITERAL, इसका मीनिंग होता है शाब्दिक अर्थ, मीन्स वर्ड टू वर्ड क्या अर्थ निकलता है। ओके, जैसे वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून हो गया मीन्स नीला चांद। वंस इन अ ब्लू मून, नीले चांद में एक बार, तो ये इसका एक शाब्दिक अर्थ हो गया। ओके, रनिंग वाटर मीन्स हो गया बहता हुआ पानी, तो ये इसका एक शाब्दिक अर्थ हो गया। जैसे कि अगर हम किसी को डोंकी डोंकी लिखे, तो डोंकी का मतलब क्या होता है? गधा। डोंकी मीन्स होता है क्या? गधा। मंकी मीन्स होता है बंदर। बट उसका अगर ये क्या हुआ? उसका लिटरल मीनिंग हुआ। लेकिन अगर हम इसका मेटाफोरिकल मीनिंग देखें, तो इसका मतलब क्या होगा? वेरी रेयरली, RARELY, वेरी रेयरली मीन्स कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स क्या होता है कि कभी कभार, वेरी रेयरली। रनिंग वाटर, इसका मतलब ऐसे हो गया बहता हुआ पानी। बट रनिंग वाटर किस लिए यूज किया जाता है? जो पाइप से वाटर घरों में सप्लाई किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रनिंग वाटर। मीन्स वाटर सप्लाइड टू अ हाउस बाय पाइप्स। रनिंग वाटर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? वाटर SUPPLIED सप्लाइड टू अ हाउस बाय पाइप्स, मीन्स पाइप के द्वारा घरों में पानी जो सप्लाई किया जाता है, उसे हम बोलते हैं रनिंग वाटर। ओके, तो आपने देखा कि ये फ्रेज है, ये शब्दों का समूह है, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग न लेकर के अगर हम मेटाफोरिकल मीनिंग निकाले, तो ये क्या बन जाता है? ये एक इडियम बन जाता है। इडियम मीन्स होता है मुहावरा, मुहावरा। ओके, तो इडियम, तो फ्रेज समझ में आया। अब हम इडियम के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जैसे इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स होते हैं अ कॉमन वर्ड, एक सामान्य शब्द और फ्रेज या वाक्यांश which means something different from its literal meaning, जिसका अर्थ इसके शाब्दिक अर्थ से कुछ अलग हो, लेकिन but can be understood because of their popular use, लेकिन समझा जा सके उसके लोकप्रिय उपयोग के कारण। तो इडियम हमारा क्या हुआ? अ कॉमन वर्ड और फ्रेज विच मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग बट कैन बी अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलर यूज। मीन्स एक सामान्य शब्द या वाक्यांश जिसका अर्थ इसके शाब्दिक अर्थ से कुछ अलग हो या कुछ भिन्न हो, लेकिन उनके लोकप्रिय उपयोग के कारण उनका मीनिंग समझा जा सके। ओके, जैसे हुआ वंस इन अ ब्लू मून,
जैसे कि हम हिंदी में किसी को बोलते हैं ईद का चांद, तो ईद का चांद का मतलब तो ये नहीं होता कि वो ईद का चांद हो गया, मीन्स वो कभी कभार दिखाई पड़ता है। तो सेम में है ऐसे यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून, ये क्या है, एक फ्रेज था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, लेकिन ये इसका अगर हम मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो ये क्या, एक इडियम बन जाता है, एक मुहावरा बन जाता है। इसका मतलब होगा कभी कभार। जैसे कि अगर हम इसको यूज करके एक सेंटेंस बनाए तो क्या होगा, जैसे कि दैट कंपनी पुट्स ऑन अ गुड परफॉर्मेंस ओनली वंस इन अ ब्लू मून। अगर हम इसका एक सेंटेंस बनाए, दैट कंपनी COMPANY, दैट कंपनी पुट्स on a good performance, PERFORMANCE, that company puts on a good performance once in a blue moon। तो मीन्स वह कंपनी कभी कदार अच्छा परफॉर्म करती है या अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो ये समझ में आया। इडियम्स क्या होते हैं, इडियम्स का मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग ये लिटरल मीनिंग ना लेकर के इसका हम क्या लेंगे, मेटाफोरिकल मीनिंग, METAPHORICAL। लिटरल मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, ओके। और मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होता है, लाक्षणिक अर्थ, मीन्स उसके लक्षण से जो हमें पता चलता है। जैसे कि अगर आपने किसी को डंकी बोल दिया तो डंकी का मतलब गधा नहीं है, डंकी के लक्षण, मीन्स किसी को आप मूर्ख बोलना चाहते हैं, उसके लाक्षणिक अर्थ से हमें लाक्षणिक अर्थ से उसका मीनिंग लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मुहावरा या इडियम, ओके। अब क्या है, एनी इडियम कैन बी अ फ्रेज, कोई भी जो इडियम है वो फ्रेज हो सकता है, लेकिन एनी इडियम कैन बी अ फ्रेज मीन्स कोई भी इडियम है वो फ्रेज हो सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पे था वंस इन अ ब्लू मून, तो ये एक फ्रेज था, तो ये एक इडियम भी है। तो कोई भी इडियम है वो फ्रेज हो सकता है, लेकिन सारे फ्रेज इडियम नहीं हो सकते हैं। जैसे रीडिंग अ बुक, तो इसका आप शाब्दिक अर्थ निकालिए, लेकिन लाक्षणिक अर्थ कोई नहीं निकलता, मेटाफोरिकल मीनिंग नहीं निकलता है। तो ये फ्रेज तो है, लेकिन ये इडियम नहीं है। अब ये क्या है, ये फ्रेज भी है और ये इडियम है। तो जितने भी फ्रेज हैं वो उनमें से सारे फ्रेज इडियम नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी इडियम्स हैं वो सारे फ्रेज हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ले लो, एक और एग्जांपल है, अ हर्ड ऑफ कैट मीन्स बिल्लियों का झुंड। तो बिल्लियों का झुंड इसका एक शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका मेटाफोरिकल मीनिंग निकालो, अगर निकलता है तो ये इडियम होगा, नहीं निकलता है तो ये सिर्फ फ्रेज होगा और इडियम नहीं होगा। अब क्या होता है, इडियम कैन बी अ सिंगल वर्ड ऑल्सो। फ्रेज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना जरूरी है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। बट इडियम्स क्या होते हैं, सिंगल वर्ड इडियम भी हो सकते हैं। जैसे कि है यहाँ पे मून लाइटिंग, तो मून लाइटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा की रोशनी नहीं है। मून लाइटिंग का मतलब होता है द एक्ट ऑफ वर्किंग एट एन एक्स्ट्रा जॉब, मीन्स आप जब मेन जॉब से हट करके कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं बिना अपने बॉस को बताए हुए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मून लाइटिंग। मीन्स द एक्ट ऑफ वर्किंग एट एन एक्स्ट्रा जॉब स्पेशली विदाउट टेलिंग योर मेन एम्प्लॉयर। जो भी आपका मेन एम्प्लॉयर है, जिसके यहाँ पे आप काम करते हो, उसको बिना बताए उस टाइम से हट करके बाद में आप जब कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हो एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मून लाइटिंग। तो यहाँ पे मून लाइटिंग का एक लाक्षणिक अर्थ है, मेटाफोरिकल मीनिंग है। समझ में आया? तो इडियम्स और फ्रेजेस में डिफरेंस समझ में आया, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे भी आपने अभी पढ़ा है, जैसे आपको मैंने वीडियो दिखाया तो आपको समझ में आया होगा कि फ्रेजेस क्या होते हैं और इडियम्स क्या होते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है। सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे आस्क फॉर, जिसका मीनिंग क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर। आस्क फॉर मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, यानी कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ पैसे दे दो, ठीक है। नेक्स्ट जब है एसिड टेस्ट, जिसका मीनिंग होता है कंक्लूसिव टेस्ट। इसका मतलब ये है कि एसिड टेस्ट का मतलब होता है कि कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ द सक्सेस, यानी कि कोई भी हमने जैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्डवर्क या काफ़ी ज़्यादा एक एबिलिटी टैलेंट एबिलिटी के बाद, ठीक है, हार्डवर्क के बाद
कोई चीज़ आपको मिलती हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड सेंटेंस में, द न्यू जॉब वॉज एन एसिड टेस्ट फॉर माई ब्रदर, यानी कि जो नया जॉब जो है वो मेरे भाई को कैसे मिला, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद मिला, यानी काफ़ी जो भी टेस्ट हुए हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है हमारी लाइफ में, उसके बाद जाके अगर सपोज आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो ऐसे तो आपको आसानी से तो कोई चीज़ मिलेगी नहीं, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा सबसे पहले कि मुझे ये चीज़ खरीद के दो, और तब आपको जब वो चीज़ मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा बोलने या मतलब कि हार्ड वर्क के बाद, दैट इज़ नोन एज द एसिड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है ऑल आउट, इसका मीनिंग होता है एट फुल स्पीड। तो थर्ड में आपको ऑल आउट दिया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, यूजिंग वन स्ट्रेंथ। जैसे कि ही एग्जाम्पल दिया है, ही वेंट ऑल आउट टू बिकम रिच, मतलब इसने इतनी ज़्यादा मतलब कि जल्दी में एक फुल स्पीड पकड़ी और अपना स्ट्रेंथ लगाया, ठीक है, अपना मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ उसने वो काम किया, दिन रात एक करके वो काम किया, ठीक है, उसमें उस सक्सेस भी मिला और फिर वो रिच भी बन गया, मतलब अमीर बन गया वो उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन आपको दिया हुआ है एग्री विद, जिसका होता है मीनिंग अ पर्सन, यानी कि हम किसी पर्सन के साथ जब हम एग्री करते हैं, उनकी बातों से जब हम एग्री करते हैं, मान जाते हैं उनकी बात, दैट इज द एग्री विद। एग्जाम्पल दिया है, आई डोंट एग्री विद यू इन द मैटर, यानी कि इस बात में मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ में दिया है अ बॉसम फ्रेंड, दैट मीन्स अ वेरी इनिशिएट फ्रेंड, जिसका मतलब होता है बॉसम मीन्स क्लोज, ठीक है, कोई आपका क्लोज फ्रेंड होता है या बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आदित्य एंड दीक्षा वर बॉसम फ्रेंड्स, यानी कि आदित्य एंड दीक्षा वर क्लोज फ्रेंड्स, ओके, यानी काफ़ी दोनों के दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है, यानी पक्के यार है, ठीक है, अच्छे फ्रेंड है। देन सिक्स्थ में दिया है अ ब्लैक स्पॉट, डेट मीन्स अ पुअर पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फेलिंग इन वन सब्जेक्ट इन द फाइनल्स इज़ अ ब्लैक स्पॉट इन हिज एकेडमिक करियर, यानी कि जब आप एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो फाइनल्स में आके, तो बोलते हैं काला धब्बा लग जाता है, तो डेट इज़ द मतलब लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय के लिए आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, डेट इज़ द अ ब्लैक स्पॉट। समझ में आया? तो ये एक ईडियम है, ओके, यानी कि उसके एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया फाइनल में, तो इसलिए एक काला धब्बा या फिर एक ब्लैक स्पॉट उसके पूरे एकेडमिक करियर पे पड़ चुका है, ओके। और ये कब तक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग के लिए रहता है, पर जिसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। नेक्स्ट सेवंथ में दिया है टू द बिटर एंड, जिसका मीनिंग आपको ब्रैकेट में दिया है, राइट टू द एंड डिस्पाइट डिफिकल्टीज, जिसका मतलब क्या है कि जब हम कोई काम जो है ना अंत तक करते हैं, यानी कि भले हम उसमें हार ही क्यों ना रहे हो, ठीक है, तो डैट मीन्स कंटिन्यू डूइंग अंटिल इट इज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड, यानी कि हम उस काम को आखिर तक करते हैं, ठीक है, जब तक वो पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे एग्जांपल दिया है, द इंडियन फोर्स इन कारगिल फाउट टू द बिटर एंड, यानी कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, ठीक है, वो कारगिल से आखिर तक वो लड़ती ही रही, जब तक ये पूरा लड़ाई ख़त्म नहीं हो गई, उसके अंत तक वो जो इंडियन फोर्स है, द इंडियन आर्मी, वो आखिर तक लड़ते ही रहे, ठीक है। नेक्स्ट 8 में दिया है बाय हुक और क्रुक, जिस मीनिंग है लिखा है बाय फेयर और फाउल मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि हुक और क्रुक का मतलब बाय एनी पॉसिबल मीन्स टू अकम्प्लिश अ गोल, यानी कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी के बाद जब आपको वो चीज़ मिलती है, कोई भी आपका गोल हो उसको आप अचीव कर पाते हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब देर के बाद, ओके, जैसे दैट इज़ द बाय हुक और क्रुक। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ फ्यू आर सिलेक्टेड बाय हुक एंड क्रुक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स या टेस्ट के बाद काफ़ी फ्यू कैंडिडेट्स कह सकते हो, ठीक है, या फिर बाय अ फ्यू कंटेस्टेंट कह सकते हो जो सिलेक्ट हुए हैं, ओके, बाय हुक और क्रुक।
नेक्स्ट आपको 9th में दिया है मेक ऑफ, डेट मीन्स ऑफ मटेरियल, यानी किसी चीज़ से बना हुआ, ठीक है। जैसे द नेकलेस इज मेक ऑफ गोल्ड, यानी जो नेकलेस है वो किससे बनाया हुआ है, गोल्ड से, ठीक है, गोल्ड यानी सोना। 10th दिया है एंड रैंडम, जिसका मीनिंग है एमलेसली, एमलेसली मीन्स विदाउट एनी एम, ओके। जैसे एग्जांपल दिया है द विलेजर्स फायर्ड एट रैंडम टू ड्राइव अवे द रॉबर्स, इसका मतलब है कि जो विलेजर्स जो हैं कुछ ऐसे जो यानी जो रॉबर्स कौन होते हैं, जो चोरी करते हैं, ठीक है, उनको बिना किसी काम के, मतलब बिना किसी एम के वहाँ से उन्होंने विलेजर्स यानी गांव वालों ने उनको निकाल दिया, ठीक है। उन्होंने कुछ गलती नहीं की थी पर फिर भी उन्होंने उसको एमलेसली यानी बिना किसी एम के हटा दिया। नेक्स्ट 11th में दिया है हश मनी, डेट मीन्स ब्रैकेट में दिया है ब्राइब। अब इसका मीनिंग अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो क्या होगा, डेट इज मनी पेड टू समवन टू प्रिवेंट फॉर डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन, या फिर यानी कि हाश मनी इससे भी कह सकते हैं जैसे कि जब आप किसी चीज़ से या किसी पर्सन से आप सीक्रेटली पैसा उनसे ले लेते हो, ठीक है, और किसी को बताते नहीं हो, ओके। एक सीक्रेटली आप उस किसी चीज़ से आप किसी इंसान से आप पैसा ले लेते हो, डेट इज़ नोन एज हश मनी। यहाँ पे एग्जांपल दिया है द क्लर्क वॉज अरेस्टेड फॉर एक्सेप्टिंग हश मनी, यानी कि क्लर्क क्यों अरेस्ट हो गया था, क्योंकि उसने क्या एक्सेप्ट किया, हश मनी, ठीक है, यानी कि उसने वो ब्लैक मनी से हम कहते हैं ना कि रिश्वत देना, करप्शन, डेट इज नोन एज हश मनी। नेक्स्ट है 12 कट एंड डायरेक्ट मीन्स रेडीमेड फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है कि टू गेट डायरेक्टली टू द पॉइंट, यानी कि जो भी चीज़ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है द रूल्स ऑफ ग्रामर आर कट एंड डायरेक्ट, यानी जो भी ग्रामर के रूल्स हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली टू द पॉइंट है, समझ में आया, टू द पॉइंट है, ओके, यानी कि जो रूल्स है वो हमें क्या बताते हैं कि जो रूल्स है वो डायरेक्टली है टू द पॉइंट, डेट इज कट एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट है अ बुक वर्म मीन्स फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना ये तो किताबी कीड़ा है, ठीक है, यानी कि हमेशा चिपक ही रहता है बुक से, बुक्स पढ़ना उसको अच्छा लगता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल दिया है वी हैव नेवर सीन अ बुक वर्म लाइक हिम, यानी कि मैंने आज तक कभी भी ऐसा किताबी कीड़ा देखा नहीं है उसके जैसा, ठीक है, यानी कि हम किताबी कीड़ा किसको कहते हैं, जिसको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अबव ऑल मीन्स बिफोर एवरीथिंग एल्स, जिसका मीनिंग मैं आपको डिटेल में अगर बताऊं दैट इज समथिंग दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी ऑफ द अदर थिंग्स विच वी कुड मेंशन, ओके, यानी कि इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि जिस चीज़ के लिए, ओके, जब हम किसी को बहुत ऊपर, यानी कि किसी को हम बहुत ज़्यादा सबसे ऊपर रखना, ठीक है, सब कुछ मतलब उसकी हमने बुराई देखी, ठीक है, कुछ भी होने से पहले भी हम उसको फिर भी हम क्या देखेंगे कि ये सबसे ऊपर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया अबव ऑल ही इज़ अ थोरो जेंटलमैन, यानी कि इसके अलावा भी ये एक बहुत ही एक अच्छा जेंटलमैन है, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी लिखवाया है आपको अबव ऑल एल्स द गवर्नमेंट मस्ट कीप द प्रोमिसेस इट हैज़ मेड, मतलब कि इसके अलावा, ओके, हम अबव ऑल को हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसके अलावा, ठीक है, इन सब के अलावा जो गवर्नमेंट है उसको अपने प्रोमिसेस को पूरा करना चाहिए जो उसने बनाया था या बोला था, ठीक है, दैट इज नोन एज अबव ऑल, ओके, समझ में आया आपको। सो अभी के लिए मैं आपको जस्ट 14 जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 15 to 29 जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी विद एग्जांपल्स के साथ, ओके। तब तक आप इसको ध्यान से सुनिए वीडियो को और समझिए, ओके। टिल देन बाय, टेक केयर।